हवेली के आंगन में हल्की हलचल थी। बृजमोहन सिंह एक सख्त लेकिन शांत स्वभाव के आदमी हैं जो अखबार पढ़ रहे थे। वहीं उनकी पत्नी कमला देवी हाथ में चाय की ट्रे लिए उनके पास आती है। सुनिए जी, हमने सोचा है कि बिट्टू के लिए रेखा को ही बहू बनाएं। वो हमारे पुराने रिश्तेदार हैं और उसकी माँ और बेटी को तो हम बहुत अच्छे से जानते ही हैं और वो लोग लेने देने में भी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। कमला, मैं चाहता हूँ बहू ऐसी हो जो इस घर को अपना माने, जो हमारे संस्कारों को समझे। पैसे से घर नहीं चलता, संस्कारों से चलता है। पैसा भी जरूरी है और रेखा के यहाँ तो दोनों हैं, पैसा भी और रुतबा भी। उन दोनों में बहस चल ही रही थी कि तभी कमला की सास वहां आती हुई बोली, किस बात पर माहौल गर्म हो रहा है सुबह सुबह? दोनों अपनी अपनी बात उसको बताते हैं। तब वो बोली, दोनों से सीधी बातें करो जैसे हमारे समय में हुआ करती थी। जिसके जवाब सही लगे उसको ही घर की बहू बना लेना। उसकी बात उन दोनों को समझ में आ जाती है और फिर अगले दिन बृजमोहन और कमला लड़की से मिलने जाते हैं। पहले मिलते हैं रेखा से। रेखा महंगे कपड़े पहने मोबाइल में व्यस्त थी। उसने एक पल के लिए उनको देखा और फिर बिना कुछ बोले उठकर अपने कमरे में चली गई। रेखा की माँ बृजमोहन और कमला के स्वागत में जुट जाती है। वो बड़े ठाठ से सब करती है। चाय नाश्ते में विदेशी बिस्किट और पिज्जा टाइप चीजें और अच्छी महंगी नमकीनें सब लेकर आती है। उसके बाद रेखा को बुलाकर उनके सामने बैठा देती है। बातचीत शुरू होती है। बिटिया, हम चाहेंगे कि हमारी बहू सुबह जल्दी उठे, घर का काम संभाले। कभी कभी नौकर ना हो तो भी कोई परेशानी ना हो। जी, नौकर नहीं होंगे? बिना नौकर के काम तो आज तक मैंने किया ही नहीं। और रही सुबह उठने की बात, तो जब सब आराम से सोकर उठ सकते हैं तो सुबह क्यों उठना? वैसे मुझे तो जल्दी उठने की आदत नहीं है। हाँ, अगर आंटी जल्दी उठ जाती है तो वो काम कर लिया करेंगी और बाकी का बचा हुआ काम मैं नौकरों से करा लिया करूंगी। दोनों वहां से बिना कुछ कहे उठते हैं और दूसरी लड़की के घर पहुंच जाते हैं, जिसके घर वालों को बृजमोहन पहले से ही जानता था। उनकी लड़की सीता सादा सलवार कुर्ता पहने माँ के साथ रसोई में चाय बना रही होती है। उनके घर में साधारण व्यवस्था मगर साफ सुथरा माहौल था। बिटिया, क्या तुम सुबह जल्दी उठ पाती हो? जी काका जी, मैं रोज सवेरे 4 बजे उठती हूँ। माँ के साथ पूजा करती हूँ, फिर खाना बनाती हूँ, पिताजी को खेतों पर भेजती हूँ। काम करना तो मेरी आदत है। कमला देवी थोड़ी निराश थी क्योंकि यहाँ कोई दहेज नहीं मिलेगा, मगर बृजमोहन खुश क्योंकि सीता के जवाब में सच्चाई नजर आ रही थी और उसका व्यवहार भी उसे बहुत पसंद आया। कमला और बृजमोहन अपने कमरे में बात कर रहे थे। देखिए जी, रेखा के यहाँ से अच्छा खासा दहेज मिल सकता है, कार भी देंगे, शहर में फ्लैट भी है उनका। और क्या वो बहू इस घर को संभाल पाएगी? मैं बहू नहीं खरीद रहा हूँ, संस्कार ला रहा हूँ। सीता ही बनेगी इस घर की संस्कारी बहू रानी। बृजमोहन ने पूरे परिवार को भी ये बात बता दी कि सीता ही उनके घर की बहू बनेगी। सारा परिवार खुश था, मगर कमला देवी का चेहरा उतरा हुआ था। वो अंदर ही अंदर खौल रही थी। एक मामूली किसान की बेटी इस हवेली की बहू बनेगी? ये कैसे सह लूं? चलो देखती हूँ कितनी संस्कारी है ये सीता। अभी तो शुरुआत है। इसको ना को चने ना चपवा दिए तो मेरा नाम भी कमला नहीं। फिर कुछ दिन बाद शादी वाला दिन आ ही गया। सीता दुल्हन बनकर कमला के घर की दहलीज पर खड़ी थी। अब बारी थी उसकी गृह प्रवेश की। कमला गृह प्रवेश की थाली रखते हुए उसकी आंखों में देखती हुई खुद से बोली, लो बहू, घर में कदम तो रख लिया, अब देखते हैं कितने दिन टिक पाती हो। अगले दिन भोर में सीता उठकर रसोई में जाती है। वहां ना सब्जियां थी ना मसाले। वो कुछ नहीं समझ पाती। कमला ने पहले ही नौकर को सब चीजें छुपाने को कह दिया था। सब्जियां नहीं है, चलो जो घर में है उसी से कुछ बना लेती हूँ। वो आलू और बेसन से पीठल और चावल बना देती है। पूरा परिवार खाना खाता है, सब तारीफ करते हैं। बहू के हाथ में तो स्वाद है, मुझे तो बचपन की माँ की याद आ गई। कमला का चेहरा तमतमा उठता है। फिर कमला सीता के लिए जानबूझकर एक साधारण सी साड़ी उसे देती है, जिसमें सीता बिल्कुल भी अच्छी न लगे, और उससे बोलती है, हमारी बहू दिखावे में नहीं सादगी में चमकनी चाहिए, इसीलिए तू यही साड़ी पहन कर आना। सीता बिना कुछ बोले वो साड़ी पहन लेती है। सीता उस साड़ी में भी बहुत सुंदर लग रही थी। वो अपनी मुंह दिखाई की रस्म के लिए कमरे से नीचे जाने लगती है,
जहाँ महिलाएं सजी संवरी बैठकर उसका इंतजार कर रही थी, और वहीं कमला को भी इंतजार था सीता को नीचा दिखाने का। आज देखना विमला, सीता के मायके वालों ने जो सामान भेजा है, एक एक चीज देखकर तुम खुद समझ जाओगी कि कितना गरीब खाना है। हाँ दीदी, सुना तो है, बस अब देखने की देर है। सीता को बुलाया जाता है। सीता सर झुकाए लाल साड़ी में बेहद सादगी से कमरे में आती है। उसके कान में हल्के से झुमके हैं और गले में सिंपल सा मंगलसूत्र था। अरे कमला भाभी, ये क्या? आपकी बहू के गहनों का तो वजन भी नहीं लग रहा। हमारे यहाँ तो बहू जब आई थी तो सोने का सेट पहन कर आई थी, पूरा मोहल्ला देखता रह गया था। हाँ, क्या बताऊं बहनों, लड़की तो ठीक है मगर मायके वालों ने कुछ भी ढंग का नहीं दिया। हम तो बस इज्जत के लिए चुप हैं, वरना आजकल कौन बिना दहेज के बहू लाता है। पड़ोसने हंसती है। सबकी नजरें सीता के चेहरे पर थी। सीता की आंखें नम होने लगती है, लेकिन वो मुस्कुराने की कोशिश करती है। पिताजी ने अपनी हैसियत से बढ़कर भेजा और लोग उस पर भी ताने मार रहे हैं, पर मैं टूटूंगी नहीं। ब्रिजमोहन भी पास बैठा ये सब देख रहा था। वो तब कुछ नहीं बोला, लेकिन शाम को सीता के कमरे में गया। वो देखता है कि सीता कपड़े समेट रही थी। बहू, आज जो हुआ वो अच्छा नहीं था, लेकिन तुमने जिस धैर्य से सब सहा उसी में असली संस्कार दिखते हैं। मैं जानता हूं तुम्हारे पिता ने जो भेजा वो प्यार से भेजा। बाबूजी, मैंने कभी धन की कीमत नहीं समझी, सिर्फ रिश्तों की कद्र सीखी है। मैं इस घर को अपनाना चाहती हूँ, चाहे कितनी भी परीक्षाएं क्यों ना हो। ब्रिजमोहन सीता के सर पर हाथ रखते हैं। उधर कमला अपने कमरे में बैठी है, पड़ोसनों की बातें याद कर रही थी। उसे हंसी तो आई, पर वो रोई नहीं, ना जवाब दिया, ना नाराज हुई, जैसे सब पी गई हो। अब तो डर लगने लगा है, कहीं ये लड़की वाकई मेरे बस से बाहर ना हो जाए। सीता सुबह सुबह घर के कामों में लगी हुई थी। झाड़ू लगाते हुए वो पूजा की थाली भी तैयार कर रही थी। तभी किसी के घर में आने की आवाज आती है। वो रिंकी थी, कमला के भाई की बेटी। वो फैशनेबल कपड़े, ऊंची एड़ी की सैंडल और बड़ा सा हैंडबैग लेकर घर में दाखिल होती है। हे भगवान, अभी भी इस घर में वही पुरानी मिट्टी की खुशबू है। एक बार आ जाओ तो नहाए बिना चैन नहीं मिलता। आ गई मेरी राजकुमारी, चल 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 अंदर आ जा, इस धूल मिट्टी से तुझे दूर ले जाती हूँ। सीता नम्रता से मुस्कुराती है और पानी का ग्लास लाकर रिंकी को देती है। ओह, स्टील का ग्लास? मामी, तुमने अभी तक घर में कांच के ग्लास नहीं लाए क्या? रिंकी हर छोटी बात पर सीता को ताना देती है। भाभी, तुम्हारे कपड़े देखकर लगता है जैसे कोई पुराने जमाने की फिल्म चल रही हो। अरे मामी, मेरी शादी तो किसी बड़े शहर में कराना, वरना कहीं गांव में हो गई तो मुझे भी ऐसी गवारों की तरह रहना पड़ेगा। हाँ। कमला भी हंसकर हाँ में हाँ मिलाती है और सीता की ओर देखती है कि वो क्या जवाब देगी। सीता कुछ नहीं कहती, बस थाली में फूल सजाते हुए शांत रहती है। कमला और रिंकी रात में बैठे मिठाई खा रही थी। मामी, ये सीता बड़ी चालाक लगती है। हर बात पर चुप रहना कोई साधु बनने की निशानी नहीं होती। तेरे जैसे तीखे दिमाग से तो नहीं टकरा सकती, मगर तू तो मेरी बेटी है, तुझसे कौन जीत पाया है। तो फिर देखो मैं कैसे इसकी चुप्पी को तोड़वाती हूँ। ये बहू जब मेरी तरह बोलने लगेगी ना, तब इसकी सारी संस्कारिता उड़ जाएगी। सीता कमरे में बैठी थी। वो अपनी माँ का खत पढ़ रही थी। बेटी, कभी अपमान सहना भी ताकत होती है। तू खुद को मत बदलना, बल्कि अपने अच्छेपन से उन्हें बदल देना। सीता खत को चूमती है। आंखों से आंसू गिरते हैं, लेकिन उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। अगली सुबह सीता सबके लिए नाश्ता बना रही थी। स्वादिष्ट आलू पराठा, दही और अचार। रिंकी गलती से कह देती है, वाह क्या खुशबू है, किस होटल से मंगवाया? होटल? ये तो सीता ने बनाया है। रिंकी एक सेकंड को चुप हो जाती है, फिर मुंह बनाकर कहती है, देख लो भाई, ये कैसा नाश्ता बनाया है, न स्वाद न सलीका, पता नहीं किसने इसे बहू बना दिया। तभी घर में देवर अमन की एंट्री होती है। क्या हुआ मम्मी, किस नाश्ते की पोस्टमार्टम हो रही है? जरा हम भी तो चखें। अमन नाश्ते का एक निवाला मुंह में डालता है, फिर आंखें बंद कर लेता है, जैसे कोई अद्भुत स्वाद महसूस कर रहा हो। मम्मी, आप तो बेवजह गुस्सा कर रही हैं। ये नाश्ता तो कमाल का है। इतना स्वाद मैंने तो किसी होटल में भी नहीं खाया।
इसको बनाने वाले के तो हाथ चूम लेने चाहिए। फूटकर सीता की तरफ बढ़ता है। सीता थोड़ी झिझकती है, लेकिन अमन उसका हाथ पकड़ लेता है। बहू नहीं, अब तो शेफ कहलाओ सीता भाभी। वो उसके हाथों को चूमने के लिए झुकता है, पर सीता तुरंत हाथ छुड़ा लेती है और रसोई की तरफ चली जाती है। उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, वो असहज और असमंजस में थी। ये कौन सा स्नेह था? मैं उसकी तारीफ से खुश थी, लेकिन ये स्पर्श कुछ ठीक नहीं लगा। क्या मैंने कुछ गलत समझा, या फिर वो ही? रात का समय था। हवेली में सब सो चुके थे, मगर सीता अब भी जाग रही थी। वो चुपचाप मंदिर में दीपक जला रही थी। कमला देवी अपने कमरे की खिड़की से उसे देख रही थी। रात को भी पूजा पाठ? ये लड़की तो हर वक्त आदर्श बहू बनने का नाटक करती है, लेकिन कोई ना कोई कमजोरी होगी इसकी भी, और मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगी। अगली सुबह, मामी, इस सीता ने मेरे कपड़े प्रेस नहीं किए और नाश्ते में वही पुराने पकौड़े दे दिए। रिंकी जी, आपकी ड्राई क्लीनिंग वाली ड्रेस में बाहर भेजने वाली थी, और पकौड़े आपकी पसंद के आलू प्याज वाले ही हैं। हाय राम, पसंद का मतलब ये नहीं कि रोज पकाओ। कभी कॉन्टिनेंटल बनाओ, पास्ता बनाओ, या कम से कम सैंडविच। अब इसमें क्या गलती सीता की? उसकी तो दुनिया ही खेत खलिहानों तक सीमित रही होगी। सीता मुस्कुराती है और कुछ नहीं बोलती। शाम को हवेली में कोई नहीं था सिवाय सीता और उसके ससुर के। अचानक से उसके ससुर की तबीयत खराब हो गई और वो जमीन पर गिर गया। सीता उसके पास आई और उसे सहारा देकर बिठाया। क्या हुआ पिताजी, आपको अचानक गिर कैसे गए? मेरी बीपी की दवाई खत्म हो गई थी, जिस वजह से मुझे चक्कर आ रहे हैं, सांस भी फूल रही है। तो दवाइयाँ कहाँ से मिलेगी? पास के चौराहे पर जो मेडिकल है वहां से, मगर दुकान 1 घंटे में बंद हो जाएगी। सीता बिना किसी से कुछ कहे अकेले निकल जाती है। बारिश शुरू हो चुकी थी। वो कीचड़, पानी और अंधेरे से लड़ते हुए दवाइयाँ लेकर वापस लौटती है। तब तक घर में सब आ चुके थे। सीता को बाहर से आता देख कमला उस पर चिल्ला पड़ी। बिना बताए कहाँ चली गई थी तू? बाबूजी की दवा लाने गई थी। बाबूजी ने कहा था जल्द लाना जरूरी है। भगवान ने सही बहू दी है मुझे। अगले दिन सीता पूरे घर को सजाती है, रसोई में मिठाई बनाती है और सबका मनपसंद खाना बनवाती है, और सब लोग खुश होते हैं। किसी को पता नहीं था कि ये सब क्यों हो रहा है। ये घर को आज ऐसे क्यों सजा रखा है? कोई त्योहार तो नहीं है आज, फिर ये सब क्यों? आपका जन्मदिन है माँ जी। आप जैसी हो वैसी ही मेरी माँ जैसी हैं। आपको खुश देखना मेरा कर्तव्य है। दिन के उस फंक्शन के बाद रात में रिंकी कमला को भड़काती है। मामी, तुम्हें लग रहा है ना कि ये सीता तुम्हें बदल रही है? सब उसके फैन बनते जा रहे हैं। तो अब कुछ बड़ा करना पड़ेगा, जो इसे तोड़ भी दे और सबके सामने शर्मिंदा भी कर दे। सुबह के समय हवेली के आंगन में रिंकी छत की सीढ़ियों से उतर रही थी। वो बस ये सोच रही थी कि कैसे सीता को सबकी नजरों में गिराया जा सके। तभी उसके सामने से आता अमन दिखता है। बस यही तो चाहिए था, अब चलेगा मेरा असली खेल। अरे अमन भैया, आज बड़े सजे धजे लग रहे हो, कहाँ की तैयारी है? बस यूं ही थोड़ा बाहर जाना है, काम है। तुम बताओ कैसी हो? मैं एकदम झक्कास, लेकिन आप तो आजकल छाए हुए हो। मैं छाया हुआ मतलब कोई है जो तुम्हारी तारीफों के पुल बांध रही है? क्या जादू कर दिया तूने कि बस तेरी बातें हो रही है? अब ये तो बताओ, कौन है जो मेरी इतनी तारीफ कर रहा है? बता देंगे, इतनी जल्दी क्या है? वैसे भी आपको कोई जल्दी नहीं है, बस यही तो थे। अमन हंसता है, पर रिंकी उसकी बातों को बढ़ाकर खींचती है। फिर अचानक, अरे वो कोई और नहीं, आपकी प्यारी सी भाभी, सीता भाभी, वही तो बस आपके गुणगान कर रही थी। अमन चौंकता है, पर खुद को संयम में रखता है। क्या सीता भाभी? वो क्यों मेरी तारीफ करेंगी? कहीं कुछ गलतफहमी तो नहीं? रिंकी धीरे से झूठ का जहर घोलते हुए कहती है। अरे नहीं भैया, कल जब माँ जी ने सबके सामने तुम्हारी मेहनत और समझदारी की तारीफ की, तो भाभी को देखकर लगा कि वो तो तुम पर ही फिदा हो गई। पर भाभी तो भैया की पत्नी है। अगर वो मेरी इतनी फिक्र करती हैं तो क्या वो खुश नहीं है भैया के साथ? देख भैया, सच तो ये है कि भाभी को भैया आज तक भाव नहीं देते। तुम ही बताओ, ऐसा कौन सा पति है जो बीवी को अकेले छोड़कर हर समय बिजनेस के बहाने बाहर रहता है?
और दूसरी बात, असली वजह मैं क्या, पूरा परिवार ही जानता है। हाँ वो तो सही है। अमन कुछ देर चुप रहता है, फिर बहाना बनाकर चला जाता है। शायद रिंकी की चाल का असर हो चुका था। वो सीता को घर में खोजने लगा। सीता सर पर पल्ला डाले चुपचाप सब्जी काट रही थी। तभी अमन धीरे से पीछे आता है। भाभी नमस्ते। नमस्ते अमन, कैसे हो? अच्छा हूँ। कल आपने मेरी तारीफ की थी सबके सामने। मैंने? अरे नहीं, मैंने तो बस माँ जी की कही बातों को दोहराया था। तुम्हारी मेहनत काबिले तारीफ है, बस वही कहा था। भाभी आप खुश है ना? सीता चौंक जाती है। वो समझ नहीं पाती ये सवाल क्यों आया। खुश? हाँ, कोशिश करती हूँ सबको खुश रखने की। क्या हुआ? अमन कुछ नहीं कहता, मगर उसकी आंखों में सीता को लेकर एक अजीब सी हलचल है। सीता कुछ महसूस करती है पर कुछ कहती नहीं। अरे अमन, कुछ चाहिए था क्या? रसोई तक क्यों आ गए? बोल देते, मैं ले आती। चाहिए तो बहुत कुछ है भाभी जी, लेकिन फिलहाल बस एक गिलास पानी दे दीजिए। सीता थोड़ा चौंकती है, फिर मुस्कुराकर पानी देती है। अमन ग्लास ऐसे पकड़ता है कि उसकी उंगली सीता की उंगली से छू जाती है। सीता झट से हाथ पीछे कर लेती है और सख्त लहजे में बोली, बस कीजिए अमन, जाइए अब। अमन मुस्कुराकर पीछे मुड़ता है और जाते जाते कहता है, आखिर कब तक जाने को कहोगी भाभी? सीता सन्न रह जाती है। दूसरी तरफ रिंकी एक कोने से ये सब देख रही थी और खुश हो रही थी। वाह रिंकी, तेरा दिमाग भी कमाल है, तीर सीधा निशाने पर लगा है। रात के समय घर में सब सो चुके थे। सीता बिस्तर पर अकेली लेटी है। उसका पति राजीव एक कॉन्फ्रेंस के लिए बाहर गया हुआ है। तभी मोबाइल बजता है। हाँ अमन, इस वक्त? भाभी सर में बहुत तेज दर्द है, नींद नहीं आ रही। अगर आप एक कप कॉफी बना देंगी तो बहुत मेहरबानी होगी। सीता कुछ देर सोचती है, फिर मानवता के नाते उठ जाती है। सीता कॉफी बनाकर अमन के कमरे तक जाती है। दरवाजा खुला था। वो चुपचाप कप रखती है और मुड़कर चल देती है। कमला सीता को अमन के कमरे से निकलते हुए देख लेती है। सीता भी उसे देख लेती है, लेकिन बिना कुछ बोले वापस अपने कमरे में चली जाती है। आधी रात को बहू जवान देवर के कमरे में। अगली सुबह सीता नहाकर अपनी मांग में सिंदूर लगाने बैठती है। मांग में सिंदूर भरते ही अचानक कमला देवी तेजी से आती है और उसके हाथ से सिंदूर की डिब्बी छीन लेती है। ये सिंदूर पतिव्रता स्त्री की मांग में अच्छा लगता है, तू जैसी बदचलन औरत के नहीं। सीता सन्न रह जाती है, आंखों में पानी आ जाता है। माँ जी, आपने ऐसा कैसे सोच लिया? सोच लिया? अब कुछ सोचना बाकी ही नहीं है। आधी रात को देवर के कमरे में क्या लेने गई थी? चीख पुकार सुनकर पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है। क्या हुआ कमला, सुबह सुबह क्यों शोर मचा रही हो? खुद ही पूछ लो अपनी संस्कारी बहू से, क्यों गई थी आधी रात को अमन के कमरे में? सबके चेहरे पर सन्नाटा छा जाता है। भाभी, आपने ऐसा क्यों किया? घर की इज्जत दांव पर लगा दी। जिस घर को मैंने मंदिर समझा, जहां हर रिश्ते को पूजा, वहीं मेरी अस्मिता पर सवाल उठाए गए। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। क्या अमन सीता को फंसाने की कोई और कोशिश करेगा? क्या सीता चुप रहेगी या अपनी सच्चाई के लिए लड़ेगी? क्या घर के बाकी लोग रिंकी और अमन की साजिश समझ पाएंगे? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी कहानी संस्कारी बहुरानी के साथ। सीता की आंखें भीगी थी। वो बस सबको देख रही थी। नजरों में दुख, अपमान और विश्वासघात का गहरा घाव था। ये तो कुछ बोलेगी नहीं। अमन, तू ही बता, ये आधी रात को तेरे कमरे में क्या कर रही थी? अमन चुपचाप खड़ा है, फिर अचानक बोल पड़ता है। माँ, ये मेरे कमरे में आई थी, पर मुझे तो खुद ही नहीं पता कि कब आई। अब इनके मन में क्या चल रहा था, ये तो ये ही जाने। सीता फटी आंखों से अमन को देखती रहती है। वो सब जान चुकी थी कि अमन ने उसके साथ जानबूझकर ये सब किया है। देखा, यही तो कह रही थी मैं, ये बहू इतनी भोली भी नहीं है जितनी दिखती है। तभी बृजमोहन की तेज आवाज गूंजती है। बृजमोहन गंभीर कड़क लहजे में बोला, बस करो कमला, क्यों बिना वजह बहू के चरित्र पर कीचड़ उछाल रही हो? सबका ध्यान अब बृजमोहन की ओर मुड़ता है। अरे रात में मैंने ही सीता से कहा था
अमन के कमरे में जाने को। मैं खुद अमन के कमरे में दवाई रखा आया था। जब जरूरत पड़ी तो मैंने सीता से दवाई मंगवा ली। उसमें गलत क्या है? अरे घर है, कोई कहीं भी आ जा सकता है। अमन कौन सा गैर है कोई? पूरे हॉल में सन्नाटा था। कमला, रिंकी और अमन के चेहरों का रंग उड़ जाता है। क्या हर बार बहू को कसौटी पर ही चढ़ाना जरूरी है? चलो अब सब अपने अपने काम में लगो। सभी दबे पांव वहां से हट जाते हैं। कुछ समय बाद सीता सीधे से ससुर के कमरे में आती है। कुछ कहे बिना उनके पैरों को पकड़ लेती है और फूट फूट कर रो पड़ती है। बेटी, मैं जानता हूं तू कभी गलत नहीं कर सकती, पर तूने चुप्पी क्यों साध ली थी? कुछ कहती क्यों नहीं? बाबूजी, जब अमन ने ही मेरे खिलाफ झूठ बोल दिया तो मैं कुछ भी कहती तो झूठा ही कहलाती। मेरी चुप्पी मेरी मजबूरी थी, कमजोरी नहीं। ब्रिजमोहन सीता को उठाकर पास बैठा लेता है। बाबूजी, अमन का व्यवहार पहले भी अजीब था, पर मैंने कभी कुछ गलत नहीं सोचा। लेकिन जब उसने मुझे छूकर गलत इरादों से देखा और फिर रात को बहाने से बुलाया, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे डर था कि कोई मेरा विश्वास नहीं करेगा। बेटी, मैं जानता हूं तू कभी गलत नहीं कर सकती, पर तूने चुप्पी क्यों साध ली थी? कुछ कहती क्यों नहीं? दूसरी ओर रिंकी और अमन एक कोने में बात कर रहे होते हैं। ये बुढ़ा फिर से आ गया रास्ते में। इतनी बड़ी चाल चली, फिर भी ये सीता बच गई। तो क्या अब हार मान लें? नहीं अमन, अगली बार सीता का बचाव करने वाला कोई नहीं होगा। अब वार ऐसा होगा जो उसे इस घर से ही निकाल देगा। दोनों के चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी। दोनों वहां से अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। सुबह में सीता पूजा की थाली लेकर तुलसी को जल दे रही थी। वहीं दूसरी ओर अमन और रिंकी बालकनी में चाय पीते हुए सीता को घूरते हैं। देख उसे कितनी मासूम बन रही है, लेकिन अब मासूमियत से काम नहीं चलेगा। ब्रजमोहन उसके लिए ढाल बन गया है। अब अगर अगला वार करना है तो ऐसा करना पड़ेगा कि कोई भी उसकी बात पर भरोसा ही न करे। तो फिर सुन, अगली चाल मैं चलती हूँ और इस बार उसका चरित्र नहीं, उसका भरोसा तोड़ूंगी अपने पति के सामने। शाम में राजीव घर आता है। सीता दौड़कर उसका बैग लेती है और फिर उसे पानी देती है। थक गए होंगे, खाना लगा दूं? नहीं, अभी मेरा आराम से बैठने का मन है। राजीव आराम से बैठ जाता है और आंखें बंद कर लेटता है। सीता कुछ कहना चाहती है, लेकिन फिर चुप हो जाती है और फिर वहां से अपने काम करने चली जाती है। रिंकी दीवार के पीछे से सब देख रही होती है। अब वक्त है जहर घोलने का। रिंकी राजीव के पास आ जाती है। भैया, एक बात पूछूं? आप नाराज तो नहीं होंगे? कहो रिंकी। भाभी से थोड़ा सावधान रहिएगा। मुझे अच्छा नहीं लगता, पर कुछ बातें ऐसी देखी है कि मैं चुप नहीं रह सकी। क्या बात कर रही हो? कल रात भाभी अमन के कमरे से आ रही थी और वो भी मुस्कुराते हुए। माँ ने भी देखा था और आज अमन ने भी कुछ कहा। बस मैंने जो देखा वही कह रही हूँ, बाकी आप समझदार हैं। राजीव ये सब सुनकर गुस्से में भरकर अपने कमरे में जा बैठता है। सीता उसके पास आती है। खाना खा लीजिए ना, ठंडा हो जाएगा। किसके साथ खाऊं? तुम्हारे साथ या तुम्हारे नए दोस्त के साथ? सीता जैसे सन्न हो जाती है। राजीव, आप क्या कहना चाह रहे हैं? तुम खुद समझो। तुम्हारे बारे में बातें घर के हर कोने में हो रही हैं। अब सच्चाई क्या है ये तो तुम ही जानो। राजीव, क्या आप भी? राजीव चुपचाप मुंह फेर लेता है। कितनी आसानी से मेरे अपने ही मेरी आंखों में झांकने से कतराने लगे हैं, बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे। सीता वो रात अपने आंसुओं के साथ बिता देती है। अगले दिन की सुबह सीता सबके लिए चाय बनाती है। राजीव बिना कुछ बताए ही सुबह घर से चला जाता है। घर का माहौल अब पहले जैसा तो नहीं रहा था। सब किसी न किसी वजह से परेशान थे, लेकिन रिंकी और कमला खुश थी। सब उनके सोच के मुताबिक जो हो रहा था। आधी रात को सीता पानी पीने के लिए उठी। जब वो रसोई से बाहर आ रही थी, उसे बालकनी से किसी के फुसफुसाने की आवाज आ रही थी। इतनी रात में यहाँ कोई क्या कर रहा है? वो बिना कुछ सोचे आगे की ओर बढ़ती है और जो देखती है उसे देखकर दंग रह जाती है। वहां रिंकी किसी अनजान लड़के के गले लगे हुई थी और उससे बातें कर रही थी। तुमको इतनी रात को यहाँ नहीं आना चाहिए था, हम किसी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं पागल।
मैं क्या करूं रिंकी, तुम्हारे बिना मेरा मन ही नहीं लगता है। और वैसे भी तुमको गए हुए कितने दिन हो गए हैं, तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। मामा के घर इतना प्यार मिल गया कि तुम अपने प्यार को ही भूल बैठी हो। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो कब की आ जाती, लेकिन मामी का एक काम बचा हुआ है, बस वो खत्म कर लूं। मैं कुछ नहीं जानता, बस इतना जानता हूं कि मेरा मन नहीं लगता है तुम्हारे बिना। सीता को खुद की आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि रिंकी ऐसा भी कुछ कर सकती है। सीता रिंकी को डांटते हुए बोलती है, रिंकी, ये क्या कर रही हो तुम? कौन है ये लड़का? सीता को वहां खड़ा देखकर रिंकी घबरा गई थी। फिर उसने अपने चालाक दिमाग से एक चालाकी चली। झूठे आंसू आंखों में भरकर वो सीता के करीब आई और उसके हाथों को पकड़ते हुए बोली, भाभी, ये विक्रम है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन घर वालों को बताने की हिम्मत नहीं हुई और हम दोनों ऐसे ही कभी कभी छुप छुप कर मिल लेते हैं। प्लीज आप किसी से मत कहिएगा। सीता उसके आंसू में बह गई। वो भावुक हो उठी। रिंकी की ये चाल काम आ गई। अब उसे सीता से डर भी नहीं लग रहा था। उधर सीता इसीलिए चुप थी कि घर की इज्जत खराब ना हो। रिंकी, प्यार करना गुनाह नहीं, पर ये रात बेरात मिलना बहुत खतरनाक है। अगर ये रिश्ता सच्चा है तो मैं खुद बात करूंगी तुम्हारे माँ पापा से अपने तरीके से, लेकिन अभी इसको जाने दो और वादा करो कि तुम दोनों अब ऐसे नहीं मिलोगे। चलो विक्रम, मैं तुमको गेट तक छोड़ दूं, कहीं कोई जाग गया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। सीता लड़के को खुद बाहर गेट तक छोड़ने जाती है। इसी बीच राजीव की नींद भी खुल जाती है। वो सीता को कमरे में ना पाकर खुद से बोला, इतनी रात में ये कहां चली गई? कहीं ये अमन से मिलने तो नहीं चली गई? आज इनको रंगे हाथों ही पकड़ लेता हूं। राजीव ऐसा सोचकर कमरे से बाहर निकलकर अमन के कमरे की ओर जाने लगा। उसने पास बनी खिड़की से देखा कि सीता किसी लड़के के साथ गेट की तरफ जा रही थी। वो ये सब देखकर दंग रह जाता है और वहीं रुक गया। भाभी, आप कितनी अच्छी हो जो हम दोनों को मिलाने का सोच रही हो, वरना आपकी जगह कोई और होता तो न जाने आज मेरा क्या ही होता। अब ऐसी रात में लड़की के घर आओगे तो भला कौन छोड़ेगा तुमको? अच्छा, अब जाओ और खुद का ख्याल रखना। विक्रम और सीता दोनों एक दूसरे को मुस्कुराते हुए बाय बोलते हैं और सीता गेट बंद करके घर के अंदर आने लगती है। तो ये है इसकी सच्चाई। अब समझ में आया क्यों इतना भोला चेहरा बनाती थी। सीता जैसी घर के अंदर आई तो राजीव उस पर चिल्ला पड़ा, मिलाई उससे, हो गई दिल की तसल्ली। मुझे तो घर के बारे में ही पता था, लेकिन तेरा तो बाहर वालों के साथ भी मिलना जुलना है। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं उस लड़के को नहीं जानती। दोनों की आवाज सुनकर घर वाले लोग भी बाहर आ गए। सीता कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन रिंकी ने इशारे में मना कर दिया कि कुछ ना बताए। अब सीता चुप हो गई। राजीव, ये क्या कह रहे हो? पापा, मैंने इसको एक अजनबी लड़के के साथ हंसते हुए देखा। ये इतनी रात में उसे गेट के बाहर छोड़कर आई है। अब क्या बाकी रह गया कुछ कहने और सुनने को? हे भगवान, कहा था ना मैंने, ये लड़की घर की इज्जत ले डूबेगी। मैं तुम्हें अब इस घर की बहू मानने से इनकार करता हूं। अब तुम इस घर में नहीं रहोगी। जहां तुमको जाना है तुम जा सकती हो। सीता का गला सूख गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। सीता बिना कुछ बोले अपने कमरे में जाती है। चुपचाप सूटकेस में 2 जोड़ी कपड़े रखती है, अपनी शादी की तस्वीर देखती है और सिंदूर की डिबिया हाथ में लेकर बोलती है, आज मेरी मांग का सिंदूर तुम्हारी गलतफहमी के नीचे दब गया है राजीव, लेकिन अब ये सिंदूर तब तक नहीं सजेगा जब तक मेरी सच्चाई और तुम्हारा भ्रम आमने सामने ना आ जाए। सीता कहाँ जाएगी? क्या ब्रिजमोहन एक बार फिर उसका साथ देगा? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी कहानी संस्कारी बहुरानी के साथ। सीता जैसी अपना सामान उठाकर दरवाजे की ओर बढ़ी, उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन आत्मसम्मान अब भी जीवित था। पीछे से सास कमला ने आंखें मटकाई और मन में मुस्कुराकर बुदबुदाई, चलो अच्छा हुआ, इस बहू से तो जान छूटी। अब अपनी पसंद की रश्मि को घर की बहू बना लूंगी, जो हर बात पर हाँ बोलेगी। रिंकी भी अपनी जीत पर मुस्कुरा रही थी। वो सोच रही थी, मामी की सिखाई हर चाल काम आई। अब सीता भाभी बाहर और मेरा रास्ता साफ। लेकिन तभी एक भारी आवाज गूंजी, रुको! ब्रिजमोहन ने आगे बढ़कर सीता का रास्ता रोका। तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है बहू। सच क्या है वो मैं जान चुका हूं। तू कब तक दूसरों के गुनाह अपने सर लेती रहेगी?
पूरे घर में सन्नाटा छा गया। जी, आप क्या कह रहे हैं? मैं वही कह रहा हूं जो देखा और सुना है मैंने। फ्लैशबैक। दृश्य थोड़ा पीछे जाता है। पिछली रात बालकनी के पास सीता, रिंकी और विक्रम की बातचीत हो रही थी। प्लीज भाभी, किसी से मत कहिए, ये मेरा प्यार है। मैं बात करूंगी घर में, लेकिन अभी जाओ। वहीं पीछे एक खंबे के पास चुपचाप खड़े थे बृजमोहन। उनकी आंखों में आक्रोश और कानों में हर शब्द दर्ज हो चुका था। बृजमोहन ने राजीव की ओर देखकर कहा, बेटा, जो आंखें देखती हैं वो हमेशा सच नहीं होता। जो दिखता है वो जरूरी नहीं कि वैसा हो भी। सीता जैसा किरदार इस घर को दोबारा नहीं मिलेगा। रिंकी अब कांप रही थी। उसका सर शर्म से झुक गया था। ये आप क्या कह रहे हैं? जो तुझे सुनना था वही कह रहा हूं। और अब इस घर में झूठ, फरेब और चालबाजी नहीं चलेगी। राजीव अब तक कुछ बोल नहीं पाया था। उसका चेहरा शर्म और पश्चाताप से भर चुका था। वो बिना कुछ कहे बाहर निकल गया, शायद खुद से लड़ने। बृजमोहन सीता का सामान उठाते हैं और बड़े प्यार से उसके कमरे की ओर बढ़ते हैं। बेटी, तू कहीं नहीं जाएगी। ये घर तेरा है और अब इसे तुझे छोड़ने की जरूरत नहीं है। बाबूजी, अगर आप ना होते तो मैं कभी अपना सच साबित नहीं कर पाती। हर घर में एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो सही गलत की पहचान करे। आज मैं सिर्फ तेरे साथ नहीं, बल्कि सच के साथ हूं। अब तूने जो किया है उसका अंजाम सोच ले। अगर बृजमोहन जी ने तेरे घर में सब बता दिया तो क्या होगा? मामी, अब क्या करें? अब हमें अगली चाल चलनी होगी। सीता को इस बार हमेशा के लिए मिटाना होगा, वरना सब खत्म हो जाएगा। राजीव तेज कदमों से अपनी गाड़ी में बैठता है और शहर के एक कोने में बने एक आलीशान बंगले की ओर निकल जाता है। दरवाजा खुलते ही सामने आती है एक फैशनेबल लड़की, लाल गाउन में, हाथ में जाम लिए। तो आखिर आ ही गए आप। कितनी देर कर दी आने में। जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम जैसे मुझसे दूर ही होते जा रहे हो। वो लड़की आगे बढ़कर राजीव के गले से लग जाती है, लेकिन राजीव उसकी बाहों से खुद को धीरे से अलग करता है। मुझे अकेला छोड़ दो। मैं खुद नहीं समझ पा रहा कि सही क्या है और गलत क्या है। मैं दोहरी जिंदगी जी रहा हूं। एक तरफ सीता जिससे मेरी शादी हुई, और दूसरी तरफ तुम जिसको मैं कभी खोना नहीं चाहता था। राजीव की आंखें नम हो जाती है। लेकिन आज जो हुआ, सीता ने जिस तरह खुद को और घर को बचाया, जिस तरह झूठ का सामना अकेले किया, उसके लिए उसे धोखा देना शायद सबसे बड़ा पाप होगा। तो तुम्हारा मतलब है तुम मुझे छोड़कर उसके पास जाना चाहते हो? राजीव, तुम जानते हो मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं वो करूंगी जो तुम सोच भी नहीं सकते। राजीव उसकी आंखों में गुस्से और दर्द की मिलीजुली लपट देखता है। कुछ न कहकर वो पास खड़ी शराब की बोतल उठाता है और बिना रुके पूरी बोतल पी जाता है। राजीव लड़खड़ाते कदमों से अपने घर की ओर लौटता है। दरवाजा खुलता है। सामने सीता खड़ी थी। राजीव, ये क्या हालत बना ली है आपने? सीता फौरन उसे थामती है और सहारा देकर उसे अंदर उसके कमरे तक ले जाती है। राजीव बिस्तर पर गिरता है और बड़बड़ाने लगता है। सीता, तुम इतनी अच्छी क्यों हो? तुम्हारे सामने मैं कुछ भी नहीं हूं। मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। मैं गुनहगार हूं तुम्हारा, इस रिश्ते का। सीता के चेहरे पर दर्द और करुणा का मिश्रण था। वो एक शब्द भी नहीं कहती, बस उसका माथा थपकाती है और चुपचाप उसकी बातों को सुनती रहती है। मैं सब कुछ खत्म कर चुका हूं, लेकिन अब सब ठीक करना चाहता हूं। अगर तुम मुझे माफ कर सको तो। शायद यही तो मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है कि मैं इस रिश्ते को टूटने नहीं देना चाहती। उधर रसोई में कमला और रिंकी फिर से किसी बात पर कानाफूसी कर रही थी। राजीव वापस आ गया और वो अब सीता की गोदी में सर रखे पड़ा है। ऐसा लग रहा है जैसे सीता ने उसे अपने वश में कर लिया है। मामी, अब कुछ बड़ा करना होगा, वरना ये सीता फिर से सबकी आंखों की चमक बन जाएगी। इस बार ऐसी चाल चलेंगे कि बृजमोहन भी कुछ नहीं कह पाएगा। अब सीता को हमेशा के लिए मिटाना होगा। अगले दिन सुबह के समय सूरज की हल्की किरणें खिड़की से कमरे में आ रही थी। राजीव की आंख खुली, सर दर्द से फटा जा रहा था। उसकी नजर सामने बैठी सीता पर पड़ी, जो चुपचाप उसका सर दबा रही थी। सीता,
मैंने कल रात क्या क्या कहा? जो दिल में था वही तो कहा। मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं। तुम्हारे साथ, इस रिश्ते के साथ धोखा किया है मैंने, लेकिन अब मैं सच में बदलना चाहता हूं। सीता की आंखें नम थी, वो कुछ नहीं बोली, बस धीरे से अपना सर हिला दिया। राजीव ने सीता का हाथ थाम लिया। अब मैं हर बात बापूजी को भी बताऊंगा। सच के साथ जीना चाहता हूं। रसोई घर में कमला और रिंकी की फुसफुसाहट फिर शुरू हो चुकी थी। राजीव, अगर सीता के पास वापस आ गया तो हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। अब कोई और चाल नहीं, अब सिर्फ एक रास्ता है, सीता को खत्म करना। मामी, मार देंगे क्या उसे? हाँ, लेकिन ऐसा लगेगा जैसे हादसा हो गया हो। कैसे? कल दोपहर में राजीव और उसके पिता को बाहर भेज दूंगी और फिर गैस सिलेंडर की पाइप ढीली कर दूंगी। जैसे ही सीता चूल्हा जलाएगी, धमाका होगा और फिर सब खत्म। मामी, ये तो बहुत बड़ा रिस्क नहीं है? सीता अगर जिंदा रही तो हम खत्म हो जाएंगे। अब या तो वो रहेगी या हम। उसी समय बृजमोहन घर के पीछे से निकल रहा था जब उसे कमला और रिंकी की बातें अधूरी अधूरी सुनाई देती है। बृजमोहन चौंक जाता है। वो बिना कुछ कहे वहीं रुककर सोचने लगता है। नहीं, ये लोग अब कुछ और बड़ा करने जा रही हैं। मुझे अब चुप नहीं रहना चाहिए। दोपहर का समय, जब घर के सभी मर्द बाहर चले गए थे, कमला ने प्लान के मुताबिक गैस पाइप ढीली कर दी थी। सीता रसोई में आई। जैसे उसने चूल्हे की ओर हाथ बढ़ाया, उसे गैस की तेज गंध आई। ये कैसी गंध? गैस लीक हो रही है क्या? तभी पीछे से तेज आवाज आती है। सीता, हाथ मत लगाना, बाहर निकलो जल्दी। सीता तुरंत बाहर भागती है। बृजमोहन अंदर आता है, गैस बंद करता है। कमला और रिंकी दौड़ कर आती है, झूठी चिंता जताते हुए। हे भगवान, ये क्या हो गया? बहू को कुछ होता तो? बहू को कुछ होता या तुम दोनों का प्लान था कि उसे कुछ हो ही जाए? कमला और रिंकी सन्न रह जाती है। मैंने सब सुन लिया था। गैस लीक करना, हादसा बनाना, सब। मामा, माफ कर दो। मामी ने कहा था कि मैं कुछ नहीं किया। मैंने, ये सब इसकी साजिश थी। अब बहुत हो गया। सीता जैसी बेटी के साथ तुम लोगों ने क्या क्या किया? तभी राजीव घर लौटता है और पूरा हंगामा देखता है। बृजमोहन उसे सब कुछ बता देता है। राजीव गुस्से में कांपता है। अब इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं। आज तक जो सहा वो हमारी मूर्खता थी। नहीं राजीव, घर से निकालकर गुनाह खत्म नहीं होता, क्रोध को प्यार से जीता जाता है। जहां तक मुझे लग रहा है, इन दोनों को इनकी गलती पर पछतावा हो रहा है। वैसे भी ये हमारे घर के लोग हैं और मैं नहीं चाहती कि घर की कोई भी बात घर के बाहर जाए, इसीलिए इनको माफ कर दो। बहू, तू सच में इस घर की शान है। घर का माहौल अभी अभी थोड़ा शांत हुआ था कि अचानक एक अजनबी लड़की की एंट्री होती है। सभी चौंक जाते हैं। अरे, कौन हो तुम और इस घर में कैसे घुस आई? ये सवाल मुझे मत पूछिए, ये सवाल अपने बेटे से पूछिए कि मैं कौन हूँ और क्यों आई हूँ। राजीव के चेहरे की हवा उड़ने लगती है। पिताजी, ये मुस्कान है। बस नाम लेकर ही चुप हो जाओगे क्या? राजीव, क्या अभी इन घर वालों को झूठ में रखोगे? सभी स्तब्ध होकर सुनने लगते हैं। मैं और राजीव एक दूसरे से प्यार करते थे। ये अक्सर मेरे घर आता था, मेरे साथ वक्त बिताता था। मैंने कई बार शादी की बात की, लेकिन ये हर बार कहता रहा घर वाले नहीं मानेंगे, और मैं मूर्ख बनी रही। सबकी नजरें राजीव पर टिक जाती है। पर जब सीता आई और राजीव पूरी तरह बदल गया, मुझसे दूर हो गया, तब मैं खुद यहां आ गई। राजीव पसीने में डूबा खड़ा था। तभी सीता ने अपनी सधी हुई आवाज में कहा, और बाकी की बातें मैं बताती हूं पिताजी। राजीव और मुस्कान के रिश्ते की जानकारी इस घर के सभी लोगों को थी, सिर्फ आपको छोड़कर। क्या? हाँ, राजीव ने शादी से पहले सबको बताया था कि वो किसी और से प्यार करता है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला क्योंकि सबको डर था आपका। कमला और रिंकी की नजरें झुक जाती है। राजीव अब चुप था, लेकिन अब वो आगे आता है। पिताजी, हाँ, ये सच है। मैं मुस्कान से प्यार करता था और शादी के लिए मन भी बना चुका था, लेकिन जब आपने सीता का रिश्ता तय किया
तो मैं मना नहीं कर सका। तू इतना कमजोर निकला। हाँ, मैं कमजोर था, लेकिन सीता के सहनशीलता, त्याग और सच्चाई ने मुझे बदल दिया। मुस्कान को छोड़ना आसान नहीं था, लेकिन सीता को धोखा देना भी गुनाह था। तो अब मुझे छोड़ दोगे? मुझे तबाह करके तुम सुकून से जी लोगे? मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए मुस्कान, लेकिन अब मेरा रास्ता सीता के साथ है। वो मेरी पत्नी है और अब मैं वही करूंगा जो सही है। तुम सबने मिलकर मुझे धोखा दिया है। अब देखना, मैं तुम्हारे इस संस्कारी परिवार को ऐसा झटका दूंगी कि सबकी नींव हिल जाएगी। बस बहुत हो गया। आज से इस घर में सिर्फ सच की जगह होगी। राजीव, तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, ये अच्छी बात है, पर अब इसकी भरपाई करनी होगी। मैं तैयार हूं पिताजी। और उसका एक सिंपल सा रास्ता यही है कि राजीव, तुम मुस्कान से शादी कर लो और उसको अपने घर की छोटी बहू बना लो। मैं खुद को भी इसके लिए तैयार कर लूंगी। सीता का ऐसा फैसला सुनकर पूरा घर चौंक जाता है कि वो घर की इज्जत बचाने के लिए खुद की सौतन के साथ रहने को भी तैयार थी। आखिर क्या होगा इस संस्कारी बहू सीता का? क्या राजीव करेगा मुस्कान से शादी? क्या मुस्कान भी इसके लिए तैयार है? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी कहानी संस्कारी बहुरानी के साथ। राजीव, मुझे लगता है कि तुम्हें मुस्कान से शादी कर लेनी चाहिए। मैं इसके लिए तैयार हूँ। पूरा घर सन्नाटा, सबके चेहरे पर हैरानी छा जाती है। क्या तू होश में तो है बहू? वाह भाभी, ऐसी त्याग की मूर्ति तो फिल्मों में भी नहीं मिलती। ये क्या कर रही हो सीता? मैं बस कहना चाहती हूँ कि राजीव जो चाहे वो पाए। अगर मुस्कान उसकी खुशी है तो उसे मिलनी चाहिए। मुस्कान सब सुनती है और स्तब्ध रह जाती है। वो क्या सोचकर यहाँ आई थी और यहाँ क्या हो गया? उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई औरत अपने घर की इज्जत बचाने के लिए इतना ठोस कदम भी उठा सकती है। ये औरत है या देवी जो खुद अपने पति को दूसरी औरत की झोली में डाल रही है? नहीं, ये कोई चाल है, कोई तरकीब। मुस्कान को अभी कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले और क्या करे। सीता का इतना सीधापन उसे सहा नहीं गया और वो बिना कुछ बोले तेजी से बाहर निकल गई। उधर राजीव अब तक परेशान था कि आखिर सीता को इतना सब कुछ पता चल कैसे गया। पहले तो वो अपने अंदर इन सवालों के तूफान को सहन करता रहा, लेकिन जब उससे रहा नहीं गया तो आखिर वो सीता से पूछ ही बैठा। सीता, तुम्हें मुस्कान और मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता चला? सीता बिना कुछ कहे बस सबको देखकर मुस्कुरा रही थी, जिससे राजीव की परेशानी और भी बढ़ रही थी। वो फिर सीता से बोला, अब बता भी दो कि आखिर कैसे जानती हो तुम ये सब? क्या तुम कभी पहले भी मुस्कान से मिली हो? क्या तुम मुस्कान को जानती हो? नहीं राजीव, ना तो मैं उससे पहले कभी मिली हूँ और ना ही उसे जानती हूँ। बस मुझे इतना पता है कि अगर हम सबके साथ अच्छा करते हैं तो भगवान भी हमारे साथ कुछ ना कुछ अच्छा ही कर देते हैं। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ और मैं ना जानते हुए भी सब कुछ जान गई। अब ऐसे बातों को घुमाओ मत, मुझे सब बात अच्छे से बताओ। उसी रात जब तुम शराब पीकर लौटे थे, तुमने सब कुछ मुझे बताया था, मुस्कान के बारे में, उसके वादों के बारे में। मैंने मुझे कुछ याद नहीं। हाँ, मुझे दुख हुआ था, बहुत गुस्सा भी आया, लेकिन खुशी इस बात की थी कि तुमने कुछ छुपाया नहीं। तब मुझे यकीन हो गया कि तुम में अभी सच्चाई बाकी है। लेकिन अब तुम कह रही हो कि मैं मुस्कान से शादी कर लूं? हाँ, क्योंकि मुझे शक है कि उसे तुमसे नहीं, तुम्हारे पैसे से प्यार है, और इसका एक ही तरीका है ये जानने का। क्या तरीका? उसे बता दो कि तुम्हारे बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा हुआ है, तुम अब पहले जैसे अमीर नहीं रहे, और देखो उसका प्यार बचता है या इवेपोरेट हो जाता है। तुम्हें यकीन है ये तरीका सही है? अगर उसका प्यार सच्चा है तो तुम्हारे बुरे वक्त में भी साथ देगी, और अगर नहीं तो तुम्हारा और मेरा रिश्ता फिर से एक नई शुरुआत कर सकता है। ठीक है, मैं ही करूंगा। अगली सुबह मुस्कान फिर से लौटती है। मैंने बहुत सोचा, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, लेकिन एक शर्त पर। तुम हमारे लिए अलग घर लोगे और मुझे हर महीने मेरी जरूरत का खर्च दोगे, वरना। माफ करना मुस्कान, लेकिन अब वो सब नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि मेरी कंपनी डूब गई है, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। क्या? हाँ, अब अगर तुम चाहो तो इस गरीब नाकाम आदमी के साथ जिंदगी बिता सकती हो। तो मुझे
मुझे इस गरीब नौटंकी बात से कोई मतलब नहीं है। जाओ उसी संस्कारी सीता के साथ रोते रहो जिंदगी भर। और वो पैर पटकती हुई हमेशा के लिए वहां से चली जाती है। राजीव अब सीता के सामने खड़ा था। तुम सही थी सीता, प्यार सच्चा हो तो हालत नहीं देखता, और तुमने मुझे वो आईना दिखाया जो कभी किसी ने नहीं दिखाया। अब जब आईना साफ है तो चलो एक नई शुरुआत करते हैं। मुस्कान के जाने के बाद पूरे घर में जैसे कोई भारी बोझ उतर गया था। सीता, आज तुमने जो किया वो कोई सामान्य बहू नहीं कर सकती। तुमने इस घर को एक औरत की चालबाजी से बचा लिया बेटा। सच कहूं भाभी, पहले तुम्हारे लिए मन में ईर्ष्या थी, अब गर्व है कि तुम हमारी भाभी हो। सीता, मैंने तुम्हें बहुत सताया, तुम्हारी हर बात में कमी निकालती रही, लेकिन तू फिर भी चुपचाप सब सहती रही। माँ जी, आपके लिए कभी कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि मुझे इस घर को अपना बनाना था, और वो भी रिश्तों की इज्जत किए बिना नहीं होता। कमला सीता को गले से लगा लेती है, लेकिन तभी कमला की आंखें घूम जाती है और वो सीता की गोद में गिर जाती है। राजीव, सीता और बृजमोहन भागते हुए कमला को अस्पताल लाते हैं। डॉक्टर जांच कर बाहर आता है। कमला जी की किडनियां बहुत कमजोर हो चुकी हैं। अब डायलिसिस भी बहुत लंबा नहीं चल पाएगा। उन्हें जिंदा रखने के लिए जल्द से जल्द किडनी ट्रांसप्लांट करना होगा। डॉक्टर साहब, कोई उपाय? पहले परिवार के सदस्यों का टेस्ट करना होगा। अगर किसी की किडनी मैच हो गई तो ऑपरेशन संभव है। सीता चुपचाप जाकर फॉर्म भर देती है टेस्ट के लिए। बृजमोहन, राजीव और रिंकी भी टेस्ट कराते हैं, लेकिन रिपोर्ट आने पर इनमें से किसी की किडनी मैच नहीं हुई, लेकिन एक रिपोर्ट है जो बिल्कुल परफेक्ट है। किसकी? सीता जी की। नहीं, हम सीता की सेहत को खतरे में नहीं डाल सकते। पिताजी, जिस माँ ने मुझे बेटी से बढ़कर अपनाया, क्या मैं उसकी जान बचाने के लिए इतना भी नहीं कर सकती? लेकिन सीता, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। आप मुझे खो नहीं रहे, मैं इस घर को जोड़ रही हूँ। ऑपरेशन का दिन आता है। कमला बेहोशी की हालत में थी। सीता स्ट्रेचर पर जाते हुए राजीव का हाथ पकड़ती है। अगर मुझे कुछ हो जाए तो माँ को ये मत बताना कि मेरी वजह से वो बची हैं। बस इतना कहना कि उनका आशीर्वाद ही मुझे जिंदा रखेगा। राजीव की आंखों में आंसू थे। घंटों बाद डॉक्टर बाहर आता है। ऑपरेशन सफल रहा। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। कुछ दिन बाद कमला होश में आती है और सब कुछ जान जाती है। मैंने जिसे ताने दिए वो मेरी जिंदगी की वजह बन गई। वो सीता से बोली, बेटी, मैं इस लायक तो नहीं हूं कि तू मुझे माफ कर सके, लेकिन अगर फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर देना। माँ जी, मुझे इस बात की खुशी है कि आज हमारा परिवार एक हो चुका है। कुछ महीने बीत चुके थे। कमला पूरी तरह स्वस्थ थी। सीता भी धीरे धीरे अपनी पुरानी ऊर्जा में लौट आई थी। घर में शांति है, एक अपनापन है, और सीता की मुस्कान में अब आत्मविश्वास भी है। हे प्रभु, तूने इस घर को वो बेटी दी जो हमारी सोच से भी ऊंची निकली। एक रात बरामदे में सीता बैठी होती है। राजीव चुपचाप आकर उसके पास बैठ जाता है। सीता, एक बात पूछूं? आपको पूछने की जरूरत नहीं है, कहिए। तुम इतनी बड़ी बात, किडनी देना, मुस्कान को माफ करना, घर वालों को जोड़ना, ये सब करते हुए क्या तुमने कभी सोचा कि तुमने अपना क्या खोया? सीता कुछ देर चुप रहती है, फिर कहती है, मैंने खुद को खोने नहीं दिया, मैंने खुद को पा लिया। अचानक किसी की कार की आवाज आती है। दरवाजा खुलता है। मुस्कान वापस आ गई थी। राजीव, मैं हार गई। मैंने तुम्हें पैसों के लिए चाहा, लेकिन जो प्यार सीता ने तुम्हें दिया वो अनमोल था। अब क्यों आई हो बेटी? क्योंकि मैं जान चुकी हूं कि घर चलाने के लिए खूबसूरती या पैसे नहीं, संस्कार और समर्पण चाहिए, और वो सिर्फ सीता के पास है। सीता मुस्कान के पास जाती है। मुस्कान, हार जीत का सवाल तब आता है जब कोई मुकाबला हो। तुमसे मेरा कोई मुकाबला नहीं है। मैं सिर्फ इस घर को घर बनाए रखना चाहती थी। मुस्कान धीरे से सीता के पांव छूती है और चुपचाप लौट जाती है। सीता, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे प्यार को कभी समझा ही नहीं, और आज समझा हूं कि संस्कार से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। मैंने कभी प्यार की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन अगर प्यार और संस्कार की लड़ाई हो तो एक सच्चा प्यार वही है जो संस्कार के आगे झुक जाए। मैं हारी नहीं, जीती भी नहीं, मैं बस बनी रही, एक बहू, एक बेटी और एक औरत, जिसने अपनी लड़ाई अपने अंदर लड़ी
और दुनिया के सामने सर ऊंचा किया।